नमस्कार, होममिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बदलने के 9वें वर्ष कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए राज्य की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच शुरू हुई, जो देश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी उपलब्धि है। और सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा है कि उत्तर प्रदेश ने इस क्षेत्र में जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें हासिल किया गया है। और उन्होंने किसानों और सिंचाई व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा है कि करीब 50 लाख हेक्टेयर जमीन को निःशुल्क जल उपलब्ध कराया जा रहा है और सरकार ने नहरों का जाल बिछाने के साथ साथ ट्यूबवेल लगाकर किसानों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलाव देखा है। भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच चल रही है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी यूपी की अब 4 लेन की है। और ऐसा नहीं कि उन देशों या उन राज्यों में अच्छी सड़क और यूपी के अंदर खराब हो। अब यूपी की अच्छी होती है, वहां की मैं कह नहीं सकता। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी ने जो लक्ष्य तय किए हैं और जो पैरामीटर गढ़े हैं वो सबके सामने है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को हम लोग 8% से 17 में 8% था, आज उसको बढ़ा करके 18% करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। याद रखना 18%। ये यूपी के अंदर इसके लिए हमें किसानों को अच्छे बीज देने पड़े, तकनीक देनी पड़ी, सिंचाई की सुविधा का विकास करना पड़ा। लगभग 50 लाख हेक्टेयर लैंड को आज के दिन पर हम फ्री में जल उपलब्ध करवा रहे हैं, या हमने नहरों का जाल बिछाया है या ट्यूबवेल लगा करके वहां पर लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। अब लागत कम है, उत्पादन ज्यादा है, और जो उत्पादन होता है अगर मार्केट में अच्छा दाम मिलता है तो हम किसान को ये छूट देते हैं कि वो मार्केट में बेचें, और कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो हम कहते हैं हम आपका उपज लेंगे, आपको एमएसपी हम उपलब्ध करवाएंगे। आज ये गारंटी मिल रही है। कोई सोचता था गन्ना किसान, चीनी मिलें औने पौने दाम में बिक चुकी थी, हताशा थी, निराशा थी। 17 में यूपी के अंदर चीनी मिल घाटे का सौदा बन चुका था। तंत्र वही है, केवल सरकार बदली। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा नहीं, ये चीनी मिलें बंद नहीं होंगी, हम इसको चलाएंगे। मुझे बताते प्रसन्नता है कि 15 दिन पहले इस सीजन की हमारी चीनी मिलें बंद हुई हैं। 121 चीनी मिलें हम लोगों ने चलाई थी इस वर्ष, और 121 चीनी मिलों में अभी 15 दिन पहले चीनी मिलें बंद हुई हैं। 92% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बसपा नेता संबित पात्रा ने
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और उनके खर्च को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। संबित पात्रा ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने पिछले करीब 22 वर्षों में आधिकारिक तौर पर 54 विदेश यात्राएं की है और बसपा का आरोप है कि इन यात्राओं की फंडिंग को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। और बसपा नेता ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी के हर विदेश यात्रा में 3 से 4 लोग उनके साथ और इन दौरों पर कुल करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। और संबित पात्रा के मुताबिक 2013 और 14 से 22 और 23 तक राहुल गांधी का कुल आय लगभग 11 करोड़ रुपए रही। बसपा ने सवाल उठाया कि 11 करोड़ की आय में 60 करोड़ रुपए का खर्च कैसे किया गया। अब इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है और कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। के नेता से उनके उत्तर मांगे जाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए, तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। तो आज इन सब विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी और हम यहां बहुत बड़े खुलासे करेंगे। इनमें से अधिकांश जो ट्रिप है, मैंने आपको कहा 54 ट्रिप है, 54 ट्रिप्स है, इनमें अधिकांश ट्रिप्स के ऑन रिकॉर्ड कॉलम फिल है, मतलब वो ऑन रिकॉर्ड गए हैं। जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है वो भी बताऊंगा। ऑन रिकॉर्ड गए हैं, उसमें पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है, अर्थात होस्ट कब बुला रही है, डेट कब है, इसका पब्लिक डेटेड होस्ट पेज है। प्रेस आइटिनरी, अर्थात प्रेस के जो कब स्टेटमेंट जारी होंगे, प्रेस को कब संबोधित करेंगे, यह प्रेस आइटिनरी भी है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड, छुट्टी रही उनकी पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट में नहीं आए, कमेटी की मीटिंग में नहीं आए और उसका कारण विदेश यात्रा रही, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है। और फोटो ट्रेल है। मैं मीडिया के पूरी उन सूचियों को भी सामने रखूंगा कि कौन कौन से अखबार में फोटो भी छपे, फोटो ट्रेल है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। इस पे एक लेजर बनाया गया है, जिस लेजर को मैं आपके सामने रखूंगा इन 54 ट्रिप्स का। इस लेजर में एक एक ट्रिप को लेकर हिसाब लगाया गया है कि आखिर राहुल गांधी के हर ट्रिप में अमूमन राहुल जी ने या उनकी टीम ने या कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, मगर खर्चा कितना हुआ होगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, अंदाजे से तो नहीं हो सकता है। तो इसका मॉडल होता है और उस मॉडल को कहते हैं बॉटम अप मॉडल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट। नीचे से ऊपर तक एक बॉटम अप मॉडल के माध्यम से ये खर्चा लगाया गया। जैसे कि राहुल जी जाते हैं विदेश में, तो अगर एक लॉन्ग हॉल जर्नी है, बड़ी जर्नी है, यहां से न्यूयॉर्क तक, तो कैसे जाएंगे? राहुल जी फर्स्ट क्लास में जाएंगे, तो फर्स्ट क्लास के पैसे को इंक्लूड किया गया, वो इकोनॉमी में नहीं जाएंगे। हरियाणा के पंचकुला से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निकाय चुनाव
नतीजों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में बसपा लगातार विकास का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस जनता के बीच झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार को घुसपैठियों की सरकार कहा था। नायब सिंह सैनी ने इससे लोकतंत्र का अपमान बताया और मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता का आभार जताते हुए कहा है कि लोगों ने बसपा को एक तरफा बहुमत दिया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। निकाय चुनाव परिणामों के बाद हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। नहीं, देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आज कांग्रेस को उसके झूठ का, चाहे उन्होंने लोकसभा के अंदर फैलाया भी मोदी जी आ गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा, कभी ये लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, कभी ईवीएम के अंदर गड़बड़ बताते हैं, कभी ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। और जब अभी राहुल बाबा हरियाणा के अंदर आए, कहने लगे ये तो घुसपैठियों की सरकार है। इस प्रकार का ट्वीट दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र का अपमान है। और हरियाणा की जनता का मैं दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उनके आशीर्वाद से उन्होंने एक तरफा जो बहुमत दिया है, वोट किया है, मैं उसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक विश्वास जरूर दिलाता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विकास कार्यों को लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम दिन रात लगातार गति से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है और हरियाणा के लोगों का जो अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों पर है, हरियाणा सरकार की नीतियों पर है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हम उनके विश्वास को कम नहीं होने देंगे और गति से काम करेंगे। पटना से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामलों को लेकर बिहार बसपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। संजय सरावगी ने कहा है कि जब पेपर लीक की घटना सामने आई थी तब विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा था, लेकिन अब जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष को उसी पर आपत्ति हो रही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। बसपा नेता ने कहा है कि मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सौंप दी गई है और एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। संजय सरावगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनका काम केवल हल्ला करना है और जबकि सरकार छात्रों की हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। विपक्ष के द्वारा कहना है कि बार बार पेपर लीक होने से बच्चों के भविष्य पर असर पड़ रहा है और परिवार भी काफी असहज स्थिति में रहते हैं। यही विपक्ष जब पेपर लीक हुआ था तो इन्होंने मांग की थी कि कार्रवाई की जाए, और जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो इनको दिक्कत हो रहा है। इसलिए किसी मामले पर भी विरोध करना, किसी हालत में भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया। पेपर लीक कई गिरफ्तारियां हुई है, सीबीआई को जांच दी गई है और प्रतिपक्ष तो जब लीक हो रहा था तो यही लोग हल्ला कर रहे थे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रशासन कार्रवाई, सरकार कार्रवाई कर रही है तो यही लोग बोल रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है। इससे इनका काम ही है हल्ला करना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं विजय जोसेफ ने कहा है कि नीट को ही खत्म कर देना चाहिए, जो वो बात पहले भी दोहराते। अब नए नए शपथ लिए हैं, अब क्या कह रहे हैं ये मेरे भी पूरे देश में आज जो है उस परीक्षा के माध्यम से बच्चों का एग्जाम हो रहा है, बच्चों का एडमिशन हो रहा है पूरे देश में, और वो कह रहे हैं खत्म हो गया। तो नए नए माननीय मुख्यमंत्री
हरियाणा के पंचकुला में निकाय चुनाव नतीजों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बसपा सांसद रेखा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि हार के बाद आत्मा मंथन करने और सुधार करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कांग्रेस अपनी हार स्वीकार नहीं करती। रेखा शर्मा ने कहा है कि एक होता है कि हारने के बाद मन मान लेते हैं और अपने में सुधार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये लोग मानते नहीं हैं तो ठीक क्या करेंगे? स्वीकृति ही नहीं है तो मुझे लगता है इनकी पार्टी कभी सुधरेगी नहीं। और भाजपा सांसद ने कांग्रेस पर जनता से दूर रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष केवल चुनाव के समय जगता है और वोट मांगता है, लेकिन जनता के बीच नज़र नहीं आता और जमीनी स्तर पर काम नहीं करता। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। समारोह भी रखा हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको पूरा? हालांकि कांग्रेस बहुत हल्ला मचा रही है, हर बार होता है कांग्रेस कहती है कि कभी भी हमें प्रॉब्लम है, कभी काउंटिंग रोक दी गई है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, कांग्रेस का रोने का समय, एक अच्छे लूजर्स नहीं है। एक होता है कि हारने के बाद एक्सेप्ट करते हैं, अपने को अमेंड करते हैं कि हम ये ठीक करेंगे, शायद हमारे में ये गलती है और आगे बढ़ते हैं। ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो ठीक क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस ही नहीं है इनके अंदर, तो मुझे नहीं लगता इनकी पार्टी कभी सुधरेगी। ये इलेक्शन के टाइम जागते हैं, वोट मांगते हैं, काम करते नहीं, जनता के बीच में नजर नहीं आते, चाहे इनके विधायक हो, सांसद हो, कोई भी। और ये सोचते हैं कि जनता मूर्ख है, इनको फिर से वोट दे देगी। ऐसा नहीं है, आजकल जनता समझदार है, इसीलिए वो माननीय मोदी जी की नीतियों के साथ खड़ी है। जी, ये बहुत अच्छी बात है और हम सबको एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो तो सभी लोग यूज करेंगे। एक छोटे शहर में इतनी कार्स की आवश्यकता भी नहीं होती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही लेना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री तो कई बार मेट्रो में सफर करते नजर आते हैं, उसको प्रमोट करते नजर आते हैं। अब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी व्हीकल्स को भी कम किया है और बाकी लोगों ने भी, बाकी चाहे मंत्री हो या चीफ मिनिस्टर्स हो, सबने ये किया है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है कि जब मुखिया ने जो कह दिया सब मानते हैं और हम अपने मुखिया के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद जिला अधिकारी राजेंद्र पेशिया ने निजी स्कूलों में किताबों और अन्य सामग्री की बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीएम राजेंद्र पेशिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में फी रेगुलेशन की धारा 4 तहत कक्षा 9वीं और 12वीं तक सभी विद्यालय के लिए एनसीईआरटी की किताबें लागू करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि यदि किताबें उपलब्ध नहीं है तो उन्हें डाउनलोड करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8 तक की एनसीईआरटी पुस्तकों का उपयोग जरूरी है और इसके साथ ही किसी भी स्कूल को छात्रों या अभिभावकों को झूठे और बेक किताबें या अन्य सामग्री किसी एक निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए बाध्य करने की अनुमति नहीं होगी। और डीएम ने बताया है कि प्रशासन एक विशेष टीम का गठन कर रहा है जो जिले के 100% स्कूलों का निरीक्षण करेगी। टीम स्कूलों में जाकर बच्चों से भी बातचीत करेगी और ताकि नियमों के पालन की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। उत्तर प्रदेश का जो फी रेगुलेशन एक्ट है उसका 2019 में जो उसकी धारा 4 है उसके अनुसार प्रत्येक विद्यालय को एनसीईआरटी की पुस्तकें कक्षा 9 से 12 तक लगाना अनिवार्य है। यदि उपलब्धता नहीं है तो वो डाउनलोड करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कक्षा 1 से 8 तक स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि एनसीईआरटी को प्रेफर किया जाए। तीसरी बात, कोई भी पुस्तक, जूते, मोजे, बैग या अन्य विद्यालय की सामग्री किसी एक स्थान से या किसी एक शॉप से क्रय करने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ कुल 63 विद्यालय हैं। हम एक टीम बना रहे हैं और 100% स्कूल्स का हम इंस्पेक्शन करेंगे। उसके साथ साथ हम हर विद्यालय के 1 से 2 बच्चे से प्रत्येक कक्षा के बात करेंगे और उसके साथ साथ जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनका भी हम पक्ष लेंगे। उसके बाद इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें नियम होता है कि यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, इसमें 2024 का एक लेटर भी जारी हुआ था, नियमों का पत्र भी जारी हुआ था, उसको भी हमने संज्ञानित किया है। यदि कोई प्रथम बार उल्लंघन करता है तो 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगता है
दूसरी बार उल्लंघन करते हैं तो 5 लाख रुपए का अर्थदंड लगता है, और तीसरी बार यदि कोई उल्लंघन करता है तो उनकी मान्यता रद्द होने से संबंधित कार्रवाई भी आरंभ होती है। तो सर, जो टीम है वो कब से ये इस तरीके की कार्रवाई शुरू कर देगी? उसमें किन अभी हमारा पत्र जारी हो गया है, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं, और बहुत सामान्य है। एक प्रारूप बना हुआ है, उस प्रारूप के ऊपर सबसे सूचना लेनी है, और इसमें हम स्कूल्स का रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे, अभिभावकों का रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे, और उसके बाद जो नियम है CPI प्लस 5%, उससे अधिक प्रत्येक वर्ष के अंदर कोई भी अभिभावक, वो विद्यालय है, वो फीस की वृद्धि नहीं कर सकता है। दूसरा, यदि कोई विद्यालय फीस की वृद्धि करना चाहता है, उसे 90 दिन पहले हमें पूर्व सूचित करना पड़ेगा और DFRC की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन्हीं नियमों के अंतर्गत हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और मेरे जो पूर्व जिलाधिकारी थे उन्होंने इसे आरंभ किया था, और इस चीज को हम भी कंटिन्यू करेंगे। मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की और सरकारी खर्चों में कटौती को लेकर बड़ा बयान दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी से एहतियात बरतने और संसाधनों की बचत करने की अपील की है, और मुख्यमंत्री ने बताया है कि इसी दिशा में सरकार ने अपने काफिलों का आकार कम किया है, और उन्होंने कहा है कि वे खुद मोटरसाइकिल से कार्यक्रम में पहुंचे ताकि लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाए और ईंधन बचत को लेकर जागरूकता बढ़े। और फडणवीस ने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे देश का पैसा बचाए, और अब हम बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं करने वाले हैं। जहाँ जहाँ विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है वहाँ पूरी कोशिश की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने इस बयान को सरकारी खर्चों में और मित व्यय का संसाधनों और बेहतर उपयोग की पहल तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने देश में जो विश्व के हालात हैं उसके मद्देनजर हम सभी को कुछ एहतियात बरतने को कहा है। उसी के चलते चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या बाकी चीजें हो, इसकी खपत हम कैसे कम कर पाए, इसका प्रयास हमको करना है। हम सब ने अपने कॉन्वॉय कम कर दिए हैं। आज एक मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं जो मोटरसाइकिल से यहाँ आया तो इस जो निर्णय है इस निर्णय को समर्थन देने के लिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचती है, इसलिए मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल से आया हूँ। और हम लोगों ने बहुत निर्णय किए हैं किस प्रकार से हम लोग देश का पैसा बचा पाए, इसका प्रयास किया है। सभी के जो विदेश दौरे हैं उसको समाप्त कर दिया गया है। बड़े बड़े कार्यक्रम अब हम नहीं लेने वाले। कल का एक कार्यक्रम हमारा पूर्व नियोजित था सातारा में, वो एक प्रकार से अगले 6 महीने में आखिरी बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके बाद हम बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। और जहां जहां हम लोग पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं, जहां पर हम जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसको बचा सकते हैं, उसका पूरा प्रयास हम लोग अपने अपने तरीके से करें। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हम टीवी भारत के साथ।